अध्याय 1963 बाय रुआकिंग यहाँ है। आंतरिक शिष्यों के पर्वत के शिखर पर स्थित आंगन में वांग जियानडोंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। थोड़ा चक्कर महसूस करते हुए उसने एक पल के लिए अपना सिर पकड़ लिया। वांग जियानडोंग ने एक कड़वी मुस्कान के साथ बड़बड़ाने से पहले अपनी असामान्य स्थिति से उबरने के लिए एक पल के लिए ध्यान लगाया। यह बहुत अच्छा नहीं लगता कि मेरा सिर काट दिया जाए। वह आमतौर पर उस द्वंद्व युद्ध की अंगूठी में दूसरों को मारने वाला होता, और यह पहली बार था जब उसका सिर कटा हुआ था। जबकि ईथर हॉल में होने वाले शारीरिक नुकसान को वास्तविक दुनिया में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, उस क्षण में मानसिक दबाव ने अभी भी उसके दिल को बेतहाशा धराशायी कर दिया। भले ही मैंने एक ईथर टोकन खो दिया है, मुझे आशा है कि मैंने सीनियर लुजी को उस साथी की तलवारबाजी के माध्यम से देखने की अनुमति दी है। यह अच्छा होगा यदि वह जीत हासिल करने में सक्षम है, वांग जियानडोंग ने बुदबुदाया। सच कहूं तो वह लियू लुजी के प्रति विस्मय से भरा था। इन वर्षों में चाहे उसने कितनी भी दुर्जय चालें सीखी हों या उसने किस तरह के युद्धाभ्यास किए हों, लियू लुजी की पूर्ण शक्ति के सामने यह सब व्यर्थ था। यह ऐसा था जैसे वह एक बच्चा था जो एक वयस्क के साथ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए लियू लुजी की ताकत एक रसातल की तरह अथाह थी। यह ठीक वैसा ही था जैसे किसी स्कूल की परीक्षा में भले ही आपने 99 अंक प्राप्त किए हों, जबकि एक जीनियस ने 100 अंक प्राप्त किए हों, आप और जीनियस के बीच का अंतर केवल उस एक अंक में नहीं होगा। बात बस इतनी सी थी कि जीनियस को स्कोर करने के लिए पेपर में केवल 100 अंक थे। जब तक लियू लुजी दूसरे पक्ष की चालों को देख सकता था, उसे आसानी से जीतने में सक्षम होना चाहिए। दांग दांग दांग। जब वांग जियानडोंग अभी भी गहरे विचार में था, उसने अचानक बाहर दस्तक की आवाज सुनी। ऐसे समय में कौन आएगा? वांग जियानडोंग बड़बड़ाते हुए खड़ा हो गया और निवास के प्रवेश द्वार पर चला गया। आमतौर पर चूंकि यह लियू लुजी का निवास था, इसलिए उनके लिए दूसरे पक्ष के स्थान का दरवाजा प्राप्त करना अनुचित होगा। हालांकि चूंकि लियू लुजी वर्तमान में इथरियल हॉल में आईएम लो प्रोफाइल के साथ काम कर रहे थे, वह केवल अतिथि को अपने स्थान पर प्राप्त कर सकते थे। जिया। दरवाजा खोलते हुए वांग जियानडोंग ने देखा कि कुछ आंतरिक शिष्य भयभीत रूप से अपने सिर नीचे करके उसे देख रहे हैं। उनमें से एक ने उत्सुकता से कहा, वरिष्ठ लियू, हम ऐसे अधर्मी से मिलने के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बात समाप्त कर पाते, उन्होंने महसूस किया कि उनके सामने जो व्यक्ति था वह लियू लुजी नहीं था। एक अजीब सी हंसी के साथ उन्होंने जल्दी से अपने शब्दों को सही किया। हमारी माफी, सीनियर वांग। क्या हम जान सकते हैं कि सीनियर लियू अंदर है या नहीं? क्या गलत है? वांग जियानडोंग ने झुंझलाहट के साथ पूछा। उसने इन साथियों को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने पहले कभी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं की थी। वे आंतरिक शिष्यों में भी शीर्ष 1000 में नहीं थे। वे सीनियर लियू की तलाश क्यों कर रहे थे? सीनियर लियू आंतरिक शिष्यों के नंबर 1 विशेषज्ञ हैं, और उनका यहाँ बहुत प्रभाव है। एक ऐसी बात है जिससे हम उसे परेशान करना चाहेंगे, आंतरिक शिष्य ने लाल चेहरे के साथ कहा। वह मुक्त नहीं है। यह देखकर कि वे यहाँ एक अनुरोध मांगने आए थे, वांग जियानडोंग ने अधीरता से उत्तर दिया और दरवाजा बंद करने के लिए तैयार हो गए। यह सच था कि लियू लुजी का अपनी स्थिति के कारण आंतरिक शिष्यों के बीच बहुत प्रभाव था, लेकिन अगर वह दस्तक देने वाले किसी की मदद करता तो वह कितना व्यस्त होता। एक मिसाल कायम नहीं की जा सकती थी, वरना यह बहुत परेशानी का कारण बनेगा। भविष्य खाली नहीं। कितने घिनौने शब्द हैं। क्या आजकल सभी आंतरिक शिष्य इतने अहंकारी हैं? जैसे ही वांग जियानडोंग ने अपने शब्दों को समाप्त किया, आंतरिक शिष्यों के पीछे एक ठंडी स्त्रीण आवाज सुनाई दी। उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाई। उसने देखा कि एक मंदबुद्धि युवती अपने चेहरे पर एक अप्रसन्न भाव के साथ चल रही है। दूसरे पक्ष के रूप को करीब से देखने पर वांग जियानडोंग की भौहें डर गईं। उसने जल्दी से अपनी मुट्ठी पकड़ी और अभिवादन किया, सीनियर बाई। जो व्यक्ति प्रकट हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि मुख्य शिष्यों के प्रसिद्ध हत्याचारी बाई रुवानेकिंग थे। वह न तो सबसे मजबूत थी और न ही मुख्य शिष्यों में सबसे प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसके एक दुर्जय दादा थे, जो 3 ग्रैंड एल्डर में से एक थे, एल्डर बाई ये। भले ही एल्डर बाई ये हाल ही में घायल हो गई थी, फिर भी कोई भी उन्हें मौका देने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे भले ही बाई रुआकिंग ने बहुत से मुख्य शिष्यों को पीटा था, किसी ने भी उसके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन सभी ने उससे दूरी बनाए रखी और उसके रास्ते को पार न करने की पूरी कोशिश की। उसने पहले कभी आंतरिक शिष्यों के मामलों में खुद को शामिल नहीं किया था, तो वह अचानक सीनियर लियू से मिलने क्यों जाएगी? वांग जियानडोंग की शंकाओं को देखते हुए बाई रुवानेकिंग ने समझाया,
मैं यहाँ एक आंतरिक शिष्य को खोजने में लियू लुजी की मदद लेने के लिए हूँ। उसे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? बेशक, सीनियर लियू, और मैं आपके अनुरोध को कभी भी ठुकरा नहीं सकते, सीनियर बाई। वांग जियांडोंग ने सिर हिलाया। वह इस मादा डायनासोर को कैसे ठुकरा सकता था? अगर वह दूसरे पक्ष को नाराज कर देता, तो वह अपने जीवन के अंडों को लात से कुचलने का जोखिम उठाता। वह कितना भी निराश क्यों न हो, वह केवल इसे सहन कर सकता था। यहाँ तक मुख्य शिष्यों ने भी बाई रुआंकिंग के अनुरोध को हल्के ढंग से ठुकराने की हिम्मत नहीं की। उनके जैसे आंतरिक शिष्यों को तो छोड़ ही दीजिए। सीनियर बाई, कृपया अंदर आएं। वांग जियांडोंग ने जल्दी से उसे अपने आवास में बैठने के लिए आमंत्रित किया। मुख्य हॉल में बैठने के बाद वांग जियांडोंग थोड़ा आगे झुक गया और पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि किस मूर्ख आंतरिक शिष्य ने आपको नाराज किया है, सीनियर बाई? बेझिझक उसका नाम लें, और मैं अपने आदमियों से इस मामले की तुरंत जांच करवाऊंगा। उसने मुझे नाराज नहीं किया, लेकिन मेरा उसके साथ कुछ काम है, बाई रुआंकिंग ने झुंझलाहट के साथ कहा, लेकिन उसने मामले को समझाने में अपना समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। अपनी कलाई की एक झिलमिलाहट के साथ उसने एक पेंटिंग निकाली और कहा, यह उसकी उपस्थिति की एक पेंटिंग है। बाई रुआंकिंग केवल एक कुशल तलवार व्यवसाय नहीं थी, वह स्याही चित्रकला में भी विशेषज्ञ थी। झांग जुबान का उसका चित्र बेहतरीन विवरण के लिए सटीक था, जिससे यह अत्यंत सजीव प्रतीत होता है। उनकी पेंटिंग। वांग जियांडोंग ने पेंटिंग ली और उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। एक क्षण बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, क्षमा करें, लेकिन मैं इस व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिला। वह कई वर्षों से एक आंतरिक शिष्य था, और वह व्यावहारिक रूप से आरोही बादल तलवार मंडप में सभी आंतरिक शिष्यों को जानता था। हालांकि वह निश्चित था कि उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। तुमने उसे पहले कभी नहीं देखा? लियू लुजी के बारे में क्या? वह कहाँ है? पेंटिंग की जांच के लिए उसे यहाँ लाएं, बाई रुआंकिंग ने कहा। सीनियर लियू वर्तमान में ईथर हॉल में किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, वांग जियांडोंग ने जल्दी से उत्तर दिया। झगड़ा? बाई रुआंकिंग ने मुंह फेर लिया। क्या वह आंतरिक शिष्यों का नंबर एक विशेषज्ञ नहीं है? क्या कोई है जो ईथर हॉल में उसके लिए एक मैच है? आंतरिक शिष्यों के नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में क्या लियू लुजी अपने सभी विरोधियों को आसानी से हरा नहीं पाएंगे? क्या तब वहां दूसरों के साथ झगड़ने का कोई मतलब था? बहुत समय पहले आई एम लो प्रोफाइल नामक एक अभिमानी तलवार व्यवसाय ईथर हॉल में दिखाई दिया। हालांकि यह अब कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। सीनियर लियू के कदम उठाने के साथ उन्हें दूसरी पार्टी को तेजी से हराने में सक्षम होना चाहिए, वांग जियांडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उनके शब्दों के बीच में ही आंगन से एक स्टूल के जमीन पर गिरने की आवाज गूंज रही थी। ऊपर देखने पर उसने देखा कि लियू लुजी एक भयानक पीले चेहरे के साथ चल रहा था। वरिष्ठ लियू, वांग जियांडोंग और अन्य आंतरिक शिष्य तेजी से अपने पैरों पर खड़े हुए और उनका अभिवादन किया। अभी भी अपनी कुर्सी पर शांति से बैठी बाई रुआंकिंग ने उस युवक की ओर देखा जो अभी अभी मुख्य हॉल में दाखिल हुआ था और पूछा, क्या आप लियू लुजी हैं? कमरे में सम्मानित अतिथि को देखकर लियू लुजी ने जल्दी से अपनी मुट्ठी पकड़ ली और उसका अभिवादन किया। सीनियर बाई को सम्मान देना? वरिष्ठ, यह कैसे हुआ? क्या आपने उसे पाने का प्रबंधन किया? वांग जियांडोंग ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि लियू लुजी ने सिर हिलाया और उदास होकर जवाब दिया, मैं उससे हार गया था। वाय, तुम हार गए? वांग जियांडोंग सदमे में पीछे हट गया। सीनियर लियू, क्या आपने उसे अपनी असली तलवार कला दिखाने के लिए मजबूर करने का प्रबंधन किया? ठीक है, लियू लुजी ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। मैंने जितनी जल्दी हो सके उस पर आरोप लगाया, लेकिन उसने अपनी तलवार से मेरे सिर को छेद दिया। वैसे ही मैं मर गया। उसने तुम्हारे सिर को अपनी तलवार से छेदा। वांग जियांडोंग दंग रह गया। वह अपनी हार स्वीकार करने को तैयार था, लेकिन यह सीनियर लियू था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। वह आंतरिक शिष्यों का नंबर एक विशेषज्ञ था। फिर भी वह एक ही चाल में हार गया था। बस दुनिया में वह साथी कौन था? वह किस छेद से निकला? माहौल में थोड़ा सा बदलाव देखकर बाई रुआंकिंग ने पूछा, क्या हुआ? सीनियर बाई, यह इस तरह है। लियू लुजी ने जल्दी से पूरे मामले को बाई रुआंकिंग को सुनाया। किसी ने ईथर हॉल में एक ही बार में सभी आंतरिक शिष्यों को चुनौती दी। विस्फोटक खबर से बाई रुआंकिंग स्तब्ध रह गई। वास्तव में एक और व्यक्ति है जो संप्रदाय में मुझसे भी अधिक अभिमानी है। कुल मिलाकर संप्रदाय में 10,000 से अधिक आंतरिक शिष्य थे, और उसने वास्तव में उन सभी को एक ही बार में चुनौती दी थी।
वह पागल था। उसने सोचा था कि वह पहले से ही अपने दादा द्वारा उसे ढंकने के कारण संप्रदाय की सबसे अहंकारी व्यक्ति थी, लेकिन यह सोचने के लिए कि वास्तव में कोई है जो उसके कृत्य में शीर्ष कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने आडंबरपूर्ण होने के बावजूद उन्होंने अभी भी व्यंग्यात्मक रूप से उपनाम आई एम लो प्रोफाइल का इस्तेमाल किया, जैसे कि हर किसी का मजाक उड़ा रहे हों। दुष्ट। वास्तव में उनसे अधिक कृपालु कोई नहीं था। मैं उस साथी से मिलना चाहूंगा। बाई रुआ की लड़ाई के साथ उठ खड़ी हुई और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे मादा डायनासोर कहा जाने का कारण सिर्फ उसका विस्फोटक स्वभाव नहीं था। इससे भी बढ़कर यह इसलिए था क्योंकि उसे लड़ना पसंद था और वह इसमें अच्छी थी। इस तरह के एक विशेषज्ञ के आंतरिक शिष्यों के बीच प्रकट होने के साथ वह संभवतः कैसे स्थानांतरित नहीं हो सकती थी। उसकी लड़ाई को प्रज्वलित कर दिया गया था, और यह तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि वह प्रश्न में व्यक्ति के साथ मारपीट का आदान प्रदान नहीं करती। सीनियर बाय, आप एक प्रमुख शिष्य हैं। यदि आप आगे बढ़े तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। लियू लुजी का चेहरा लाल हो गया। कोई बात नहीं, यह आंतरिक शिष्यों के बीच की लड़ाई थी। सीनियर बाय का इसमें खुद को शामिल करना उचित नहीं समझा। मैं बस वहां जाकर देखूंगा और देखूंगा कि क्या यह एक मुख्य शिष्य है जो परेशानी पैदा करने के लिए आंतरिक शिष्य होने का नाटक कर रहा है। बाय रुआकी ने तेजी से खुद को एक बहाना ढूंढ लिया। बेशक, मैं अभी देखूंगा कि उसके पास किस तरह की चाल है। यह लियुलुजी थोड़ा हिचकिचाया, जबकि उन्होंने पहले कहा था कि आई एम लो प्रोफाइल एक मुख्य शिष्य नहीं हो सकता, लेकिन क्या होगा यदि वास्तव में ऐसा होता। बात के साथ उनकी लड़ाई के बाद उनके मन में इस तरह के संदेह पैदा होने लगे थे। बाय रुआकिंग ने जो बहाना बनाया था वह वैध था, और उसे देखने के लिए आगे आना कोई बड़ी बात नहीं थी। यह उनके लिए यह निर्धारित करने का एक अच्छा मौका था कि क्या दूसरा पक्ष वास्तव में भेष में एक मुख्य शिष्य था। अगर सच में ऐसा होता तो उसके लिए दूसरे पक्ष के खिलाफ खुद को खड़ा करना व्यर्थ होगा। मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, सीनियर बाय, लियू लुजी ने जवाब दिया। उसने 2 ईथर टोकन निकाले और एक बाय रुवानिकिंग को दिया। दूसरे के लिए वह इसे अपने लिए इस्तेमाल करने जा रहा था। खुद को बेहतर तरीके से छिपाने के लिए अधिकांश आंतरिक शिष्यों ने अपने साथ कुछ टोकन ले जाने का विकल्प चुना। एक मायने में यह वैसा ही था जैसे कुछ लोगों के अलग अलग उद्देश्यों के लिए कई सोशल मीडिया अकाउंट थे। यह बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। जबकि मैं यह देखता हूँ कि वह साथी कौन है, मैं उसकी चाल में खामियों को खोजने में आपकी मदद करूंगा ताकि आप उसे हरा सकें। फिर मुझे आप सभी की जरूरत है कि यह जांचने में मेरी मदद करें कि यह व्यक्ति कौन है। बाय रुआकिंग ने पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे दूसरों पर एहसान करना पसंद नहीं है, तो चलिए इसे इसके साथ भी कहते हैं। हाँ, एल्डर बाय, लियू लुजी ने सिर हिलाया। वांग जियांडोंग के साथ उन दोनों ने जल्दी से एक बार फिर ईथर हॉल में प्रवेश किया। एक और ईथर टोकन का उपयोग करते हुए दोनों ने अलग अलग उपनाम और दिखावे ग्रहण किए। बाय रुआकिंग दूसरों को भी उसकी पहचान करने से रोकने के लिए अपनी उपस्थिति छुपाना नहीं भूली। अपना भेष बदलने का काम हो जाने के बाद वे तीनों जल्दी से द्वंद्वयुद्ध की ओर चल पड़े। जब तक वे पहुंचे तब तक इलाके में भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। जब वे चले गए तो भीतर के शिष्यों में खबर जंगल की आग की तरह फैल रही थी, और जो अनुपस्थित थे वे जल्दी से ईथर हॉल में प्रवेश कर गए। हवा में तनावपूर्ण और उग्र माहौल था। जब लियू लुजी और अन्य पहली बार घटनास्थल पर पहुंचे तो 12 का एक समूह द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी में कदम रखने के लिए हुआ। हालांकि पलक झपकते ही उन्हें आईएम लो प्रोफाइल ने मार डाला। अगले ही पल विरोधियों की एक और लहर द्वंद्वयुद्ध में आ गई। यह अथक ज्वार की तरह कभी न खत्म होने वाला महसूस हुआ। लियू लुजी ने तेजी से पास के एक शिष्य को पकड़ लिया और पूछा, उसने अब तक कितने लोगों का सफाया किया है? शायद 200 के आसपास, मुझे लगता है। जो लोग द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी में आते हैं वे एक पल में बहुत ज्यादा मारे जाते हैं। कोई भी उसके खिलाफ एक चाल से ज्यादा टिक नहीं पाया है। यहाँ तक सीनियर लियू लुजी को भी उनकी एक चाल से 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। भीतर के शिष्य ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, जबकि वह इस साथी की अहंकारी चुनौती से क्रोधित महसूस कर रहा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वह बेहद शक्तिशाली था। यहाँ तक आंतरिक शिष्यों के नंबर 1 विशेषज्ञ को भी इतनी आसानी से मार दिया गया था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि दूसरे उसके लिए एक मैच हो सके। वे केवल और अधिक लोगों को इकट्ठा करने और पर्याप्त संख्या में उनके झुंड की उम्मीद कर सकते थे। धीरे धीरे वे उसे मार काट करने से पहले कुचल देंगे। वह पहले ही 200 लोगों का सफाया कर चुका है। लियू लुजी की भौहें चढ़ गईं।
उसे छोड़े हुए कितना समय हो गया था? 3 मिनट, 5 मिनट। फिर भी उस साथी ने वास्तव में इतने कम समय में 170 लोगों को समाप्त कर दिया। बिल्ली, वह बहुत ज्यादा था। यह ऐसा था मानो भीतर के चेले चींटियों से दूसरे दल से अलग नहीं थे। लियू लुजी ने बाई रुवानेकिंग की ओर रुख किया और पूछा, सीनियर बाई, क्या वह व्यक्ति वास्तव में भेष में एक मुख्य शिष्य हो सकता है? यह एक पल के लिए द्वंद्वयुत रिंग में आकृति का आकलन करने के बाद बाई रुआकिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप में से कोई भी उसे अपना हाथ दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता।